हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राहुल अग्रवाल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे। आज जिस चैप्टर की शुरुआत हम कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सेल। सेल क्या है? सेल को समझने के लिए आप मेरे हाथ में एक ये माला देख रहे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये माला किन से मिलकर बनी है तो हर कोई बच्चा ये देख के बता पाएगा कि ये माला एक छोटे छोटे मोतियों से मिलकर बनी है। इस बड़ी माला को किन्होंने बनाया? एक छोटे मोती ने मिलकर बनाया। उसी तरह हम आसपास अपने रूटीन लाइफ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं, चाहे आप हैं चाहे हम हैं या आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी यूनिट क्या है? उसको सेल कहते हैं। कहने का अर्थ हमारे शरीर का सबसे छोटा मोती क्या है? हमारे शरीर का सबसे छोटा मोती सेल है। तो सेल को अगर हम डिफाइन करें तो सेल क्या चीज है, इसको दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले, सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, उस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की सबसे छोटी यूनिट सेल है। एक तरीके से हम इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं। सेल क्या चीज है? सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी एक्टिविटीज या जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, या ये कहें कि स्मॉलेस्ट स्तर पर या स्मॉलेस्ट लेवल पर वो फंक्शन कहाँ पर परफॉर्म हो रहा है? वो सेल में हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे किडनी अपना फंक्शन प्ले कर रही है, लीवर अपने फंक्शन प्ले कर रही है, जितना भी ये सब फंक्शंस हो रहे हैं तो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है। अगर पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गन की, अगर हम किडनी की बात करें, अगर उसकी सेल बिल्कुल सही है तो जब सारी सेल मिले तो एक ऑर्गन का निर्माण हुआ, तो वो ऑर्गन अपने आप में अच्छे ढंग से काम करता है। तो सेल को सिंपल भाषा में हम डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सेल का खुद का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम इसके बारे में अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सेल को बेसिकली दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। सबसे पहले सेल बॉडी, दूसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल बॉडी की। मान लीजिए कि मैंने ये एक सेल बनाई है। सेल बॉडी के अंदर, या ये कहें कि सेल के बिल्कुल सेंटर में, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, या सेल के बिल्कुल सेंटर में जो ये सर्कल है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेलीनुमा एक स्ट्रक्चर होता है। ये इसको मैं हरे रंग से डिनोट कर रहा हूं। तो ये आप जो हरे रंग का देख रहे हैं ये एक जेलीनुमा स्ट्रक्चर है। इस जेलीनुमा स्ट्रक्चर को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मिलते हैं, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जब दोनों मिलते हैं तो जिस स्ट्रक्चर का फॉर्म कर रहा है उसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। तो सेल बॉडी में कौन से दो पार्ट हुए? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। सेल का दूसरा पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर एक बाहरी आवरण से ढका हुआ एक पदार्थ है। मतलब इस साइटोप्लाज्म के चारों तरफ एक बाहरी आवरण है। इस बाहरी आवरण को ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब थोड़ा सा हम अगर बात करें सेल मेम्ब्रेन के बारे में, मान लीजिए कि एक ये सेल है
और इसी के बिल्कुल साथ में मैंने एक दूसरी सेल बना दी है, इसमें भी है न्यूक्लियस, और इसी तरह इसके अंदर भी ये साइटोप्लाज्म है। दो सेल के बीच में, या ये कहें कि सेल के बाहर का जो स्ट्रक्चर है, यहां पर भी एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है। इस लिक्विड को जो हम बोलते हैं, उस लिक्विड को बोलते हैं ECF। ECF डिनोट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल के बाहर जो लिक्विड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इसी तरह सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम बोलते हैं ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो यहां से एक हमारा फंक्शन निकल के आता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, कि सेल मेम्ब्रेन का सबसे पहला काम है कि बैरियर की तरह, या ये कहें कि एक ये बॉर्डर क्रिएट कर रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बीच में। ये बैरियर या ये बॉर्डर क्या काम करता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, इसकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो एक्स्ट्रा जो अपने सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन कैसी है, ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स अंदर जा सकते हैं और कुछ नहीं जा सकते। जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कुछ न्यूट्रिएंट या कुछ पार्टिकल इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जा पाएंगे और कुछ इंट्रासेलुलर फ्लूइड से बाहर मूव करके एक्स्ट्रा सेलुलर में जा सकते हैं। सभी के सभी पार्टिकल इसके अंदर ना तो जा सकते हैं और ना ही सभी पार्टिकल इंट्रासेलुलर फ्लूइड से बाहर आ सकते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाना और इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाने का काम, या उसका एक जो फंक्शन क्रिएट करता है या फंक्शन परफॉर्म करता है, वो कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब कि हर कोई चीज इसके अंदर से नहीं जा सकती, कुछ सब्सटेंस ही है जो इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन का मैंने पहला फंक्शन लिखा कि ये कैसी है, ये सेमी परमिएबल लेयर है। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की दूसरा फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये सेल की जो स्ट्रक्चर है या इसकी जो शेप है, उसकी स्ट्रक्चर और शेप को मेंटेन करता है। मेंटेन स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ सेल। इसके हम और फंक्शन की बात करें कि सेल के जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, सेल के जो न्यूट्रिशन चाहिए ताकि ये सेल डिवाइड कर सके, सेल ग्रोथ कर सके, उस न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो न्यूट्रिशन भी इस मेम्ब्रेन से क्रॉस करता है। अब हम अंदर आते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। साइटोप्लाज्म जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जेली लाइक स्ट्रक्चर है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर 80% वाटर होता है, यानी 80% इसके अंदर पानी है। नेक्स्ट हम जो पार्टिकल है, अब साइटोप्लाज्म के बारे में एक चीज और आप और लिख लीजिए कि साइटोप्लाज्म के अंदर मैं कुछ एक यहां पर स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसा मैंने अभी बताया कि ये लिक्विड है, जेली है और 80% इसमें पानी है। तो इस साइटोप्लाज्म के लिक्विड में कुछ ये जो ब्लू कलर के मैंने स्पॉट्स बनाए हैं, ये कुछ पार्टिकल्स हैं जो इस लिक्विड में तैरते रहते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेले। अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेले की अगर हम कुछ बात करें, ऐसे तो बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेले होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम 3-4 यहां पर नाम लिखेंगे और जैसे जैसे आगे लेक्चर्स आते रहेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम सेल का एक जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि सेल क्या चीज होती है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेले में अगर बात करें तो सबसे पहले राइबोसोम्स, दूसरा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, इसको ER से डिनोट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह के होते हैं, आप यहीं पर लिख लीजिए
ताकि जब हम आगे इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से हमें याद रहेगा। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेले होता है उसका नाम है लाइसोसोम, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने कुछ अभी फिलहाल के लिए 4 आपको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स बताए हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमने सेल मेम्ब्रेन देखी, साइटोप्लाज्म देखा, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से देखें तो न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक लेयर होती है, या ये कहें कि जिस तरह सेल मेम्ब्रेन से कवर है उसी तरह ये न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन से कवर है। इसमें आप साइटोप्लाज्म में एक चीज आप और नोट कर लीजिए, इसके अंदर 2 जोन होते हैं साइटोप्लाज्म में। जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के पास होता है, या ये कहें कि जो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के पास है, ये मैंने सेल मेम्ब्रेन के पास बनाया है, जो साइटोप्लाज्म इस सेल मेम्ब्रेन के पास है उसको हम बोलते हैं, मैं यहीं पर लिख रहा हूं इसको, एक्टोप्लाज्म। और जो साइटोप्लाज्म सेंटर में है या न्यूक्लियस के थोड़ा आसपास है उसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म दोनों साइटोप्लाज्म ही हैं। इसके 2 जोन बनाए गए हैं। जो आपको सेल मेम्ब्रेन के पास लिक्विड दिख रहा है या जेली दिख रही है उसको हमने बोला है एक्टोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के आसपास या सेंटर में जो है उसको हमने बोला है एंडोप्लाज्म। न्यूक्लियस की हम बात कर रहे थे, वापस हम न्यूक्लियस पे ही आते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ आप ये देख पा रहे हैं कि मैंने चारों तरफ एक लेयर बनाई है, तो ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन थी उसी तरह न्यूक्लियस के चारों तरफ है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई है। तो मैंने ये ब्लू से बनाया है, तो मैं यहां नाम भी ब्लू मार्कर यूज कर लेते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के अंदर एक सेंटर में एक स्ट्रक्चर थी जिसको न्यूक्लियस बोला, उसी तरह न्यूक्लियस के सेंटर में भी एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये बेसिक स्ट्रक्चर है सेल की। अगर हम शॉर्ट में जल्दी में इसको रिवाइज करें तो सेल क्या है, सेल हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं उनकी जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रही है तो उसकी बेसिक यूनिट या सबसे छोटी यूनिट सेल है। या लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी फंक्शंस प्ले कर रहा है उस फंक्शन को प्ले करने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट है वो भी सेल है। सेल कैसे दिखती है या सेल की स्ट्रक्चर क्या है, सेल को बेसिकली 2 भाग में हमने डिवाइड किया, सेल बॉडी और सेल मेम्ब्रेन। सेल बॉडी में हमने पहले देखा न्यूक्लियस और आपके साइटोप्लाज्म। जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलता है या इन दोनों को एक साथ जब देखते हैं तो ये होती है सेल बॉडी, और इसके चारों तरफ जो एक कवरिंग है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन जो ईसीएफ और आईसीएफ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इन दोनों के बीच के एक बैरियर का काम कर रहा है जहां से कुछ न्यूट्रिएंट यहां सप्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमने साइटोप्लाज्म देखा, न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखी, उसके सेंटर में हमने न्यूक्लियोलस देखा। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में, हम पर्टिकुलर हर एक के बारे में, कल साइटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे, कल यानी अगली क्लास में जब हम आएंगे उसके बाद हम धीरे धीरे हर एक के बारे में, ऑर्गेनेल से और सबके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।